नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएलए हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस 2019 के पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, आर्थिक जनगणना भुगतान संरचना 2019। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया 2019 क्या है, जो चलने वाला है या चल रहा है थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। और हम बात करेंगे क्या है इसकी कमीशन के स्ट्रक्चर, कितना मिलेगा पे आउट और कितना करना होगा काम, कैसे इसका पूरा प्रोसेस जो है चलेगा, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा देता है कि मैं जो वीडियो बनाऊँ उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब चलिए बात कर लेते हैं सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस 2019 की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें दो तरह के ऑप्शंस है आपके पास। एक है आप इनोमिनेटर इसमें बन सकते हैं और दूसरा है आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। इनोमिनेटर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है 12th यानी इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी। और काम इसमें करना होगा आपको फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करना होगा और उस डेटा को जो है अपने सुपरवाइज़र या अपने सीनियर को हैंड ओवर करना होगा या देना होगा। ठीक है। और इसके ऊपर जो सेकंड ऑप्शन अपने पास है वो है सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र में क्या करना है कि आपको आपके जो भी डेटा आपके पास पहुंच रहा है उस डेटा को वेरीफाई करना है और आपके नीचे जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनको सुपरविज़न करना है, उनको उनकी देखरेख करनी है। और क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए ग्रेजुएट, यानी आपको अगर सुपरवाइज़र बनना है तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीएससी वीएलईज़ की। तो अगर आप सीएससी वीएलईज़ हैं तो आप एज ए सुपरवाइज़र इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके हायरार्की की। तो सुपरवाइज़र के अंडर में जो है 3 से 5 और 10 तक इनोमिनेटर्स जो है उसके नीचे में दिए जाएंगे। एक सुपरवाइज़र को लगभग 3, 5 या 10 इनोमिनेटर दिए जाएंगे। ये नंबर ऑफ़ इनोमिनेटर डिपेंड करता है आपके एरिया के जियोग्राफिकल आर्किटेक्चर के, मतलब ज्योग्राफी के ऊपर कि कैसा आपका एरिया है, कितने आपके पॉपुलेशन है, कौन कौन से एरिया को आपका सीएससी सेंटर जो है कवर करता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और अब बात कर लेते हैं इसमें स्टेप वाइज स्टेप कैसे आप इनोमिनेटर या सुपरवाइज़र बनेंगे और क्या इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको इनोमिनेटर या सुपरवाइज़र बनने के लिए, और ये डिजिटल सेवा पोर्टल पे भी दिया गया है। वहाँ से आप चाहे तो इनोमिनेटर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे तो सुपरवाइज़र के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का है कि इनोमिनेटर और सुपरवाइज़र बनने से पहले आपको एक छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद 3 नंबर पोर्शन आता है ट्रेनिंग का। वहाँ पे इनोमिनेटर और सुपरवाइज़र की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद नंबर 4 मॉड्यूल वाइज असेसमेंट होगा, यानी एक जैसे रैप का मॉड्यूल होता है वैसे अलग अलग मॉड्यूल होंगे। उन मॉड्यूल को आपको स्टडी करना है और सेल्फ असेसमेंट भी करना है। उसके 5 से 10 दिन बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इनोमिनेटर या सुपरवाइज़र बनने के योग्य है, यानी लायक है। इसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे का काम चालू होगा थ्रू इनोमिनेटर, जो फील्ड में जाएंगे और ये पूरा फील्ड बेस्ड एक्टिविटी है। वहाँ पे फील्ड में जाके आपको डेटा कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करके लाके अपने सुपरवाइज़र को जमा देना। सुपरवाइज़र जो है वो फील्ड में जाके भी उस डेटा को वेरीफाई करेगा, यानी सैंपल वेरीफाई करेगा, और फिर यहाँ से ऑफिस में अपने दुकान में बैठ के भी बैक ऑफिस से बैठ के उसको डेटा को टेक्निकली वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, ये जो है पूरा स्टेप है, जैसे इस स्टेप वाइज जाके आप सुपरवाइज़र या इनोमिनेटर बनेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक अर्थमेटिक के कैलकुलेशन की, जो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखा गया है कि जो भी आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया का, कोई भी ऐसा कोना ना हो जहाँ पे कोई इनोमिनेटर या कोई सुपरवाइज़र उस दायित्व में ना हो। तो इस हिसाब से 110 हाउस को एक इनोमिनेटर ब्लॉक कहा जा रहा है। ठीक है, और 3 इनोमिनेटर ब्लॉक जो है एक इनोमिनेटर को हैंडओवर किया जा रहा है सर्वे के लिए। 3 से 5 इनोमिनेटर को एक सुपरवाइज़र को दिया जा रहा है सर्वे कराने के लिए। ठीक है, और इनोमिनेटर की संख्या जो है मैक्सिमम 10 तक हो सकती है। मैं यहाँ पे एवरेज 5 पकड़ रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक इनोमिनेटर को लगभग 110 इंटू 3 यानी 330 हाउसेज का सर्वे एक इनोमिनेटर को करना है, और एक सुपरवाइज़र को जो है 1650 यानी 330 इंटू 5। मैंने यहाँ 5 इनोमिनेटर को एक सुपरवाइज़र का अंडर में रखा हुआ है। इस हिसाब से एक सुपरवाइज़र को 1650 हाउसेज में सर्वे करवाने हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट को समझने से पहले नंबर ऑफ डेटा यानी सैंपल जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं, उसकी टाइप को समझ लेते हैं। ये टाइप बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक है रेसिडेंशियल, दूसरा है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, सॉरी रेसिडेंशियल कम कमर्शियल, और तीसरा है कमर्शियल। रेसिडेंशियल का मतलब वो एक ऐसा घर जहाँ पे किचन होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई व्यावसायिक कार्य नहीं होता है, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस, उसे रेसिडेंशियल कहेंगे। रेसिडेंशियल कम कमर्शियल का मतलब है एक घर हो, सामने दुकान हो, या दुकान हो घर हो, जो भी हो, दोनों अगर हो तो उसे रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कहेंगे। और कमर्शियल का मतलब है एक कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय का ही कार्य होता है, उसे हम कमर्शियल करेंगे। जैसे फैक्ट्री हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, और दूसरे जो भी कंप्लीट एक दुकान है वो कमर्शियल में हिसाब से काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं इसके पेमेंट की। तो यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग पेमेंट रखा गया है, इनोमिनेटर और सुपरवाइज़र इनके लिए। रेसिडेंशियल के लिए इनोमिनेटर को मिलेगा 10 रुपये और सुपरवाइज़र को मिलेगा 3 रुपये पर डेटा, ठीक है। एक डेटा का मतलब है एक हाउस होल्ड के सर्वे का सैंपल, ठीक है। रेसिडेंशियल कम कमर्शियल के लिए इनोमिनेटर को मिलेगा 16 रुपये, सुपरवाइज़र को मिलेगा 4 रुपये 50 पैसे, और कमर्शियल के लिए इनोमिनेटर को मिलेगा 20 रुपये और सुपरवाइज़र को मिलेगा 6 रुपये। अब जहाँ पे सर्वे हो रहा है, जहाँ पे काम है, वहाँ पे तो एरर होगा ही। अगर एरर होता है तो यहाँ पे पेनल्टी या डिडक्शन का भी प्रावधान है, मतलब आपको जो पेमेंट मिल रहा है उसमें डिडक्शन भी होगा। क्यों होगा? 3 कंडीशन है। पहला है कवरेज, आपको जो एरिया अलॉट किया गया उस एरिया को आपने 100% कवर नहीं किया, इसके लिए पेनल्टी। सेकंड है डेटा क्वालिटी, आप जो डेटा ला रहे हैं वो क्वालिटी ठीक नहीं है, पुअर है या इम्प्रॉपर है, उसके लिए भी आपको पेनल्टी लग सकती है यहाँ पे। तीसरा है जॉब डिले, आपने जो काम किया, काम तो सही किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जमा देना था उस टाइम पे आप जमा नहीं दे पाए, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप काम नहीं कर पाए, तो इसके लिए भी जॉब डिले का पेनल्टी लगेगा। ये आपके पेमेंट से ही काटा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनकम ऑफ इनोमिनेटर। इनोमिनेटर का क्या प्रोजेक्टेड इनकम होने वाला है इस पूरे स्कीम में। तो यहाँ पे एक इनोमिनेटर को लगभग 330 हाउसेज मिलेंगे जहाँ पे वो सर्वे करेगा। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, या तो वो जो डेटा है वो पूरा का पूरा रेसिडेंशियल होगा, या फिर हो सकता है रेसिडेंशियल कम कमर्शियल हो, या हो सकता है कि कमर्शियल हो। इस तीनों के केस में आपको अगर रेसिडेंशियल है तो 10 रुपये के हिसाब से 3,300 रुपये का पेमेंट बनता है कि इनोमिनेटर का। अगर आपका रेसिडेंशियल कम कमर्शियल है तो यहाँ पे 5,280 रुपये का पेमेंट बनता है। अगर आपका पूरा का पूरा डेटा ही अगर कमर्शियल है तो यहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से 6,600 का पेमेंट मिलता है। और अब बात कर लेते हैं सुपरवाइज़र की। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा अगर इनका रेसिडेंशियल है तो यहाँ पे 1650 टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टेड किए हुए हैं या कैलकुलेशन में लाया हूँ। तो इस हिसाब से 4,950 रुपये बनते हैं पे आउट, और टोटल अगर 4.5 रुपये का रेट से मिलता है तो 7,425 रुपये, और पूरा अगर कमर्शियल होता है तो यहाँ पे 9,900 रुपये का टोटल पे आउट है, ठीक है। ये क्या अलग अलग पे आउट इनोमिनेटर और सुपरवाइज़र के लिए। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। तो ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप CSE VLEs हैं और आप एक्टिव CSE VLEs हैं, CSE VLEs में काम करते हैं या CSE VLEs बनना चाहते हैं, तो आपको इसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये मिलना चाहिए हमें, वो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट की भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए CSE वालों की तरफ से कि वहाँ पे भी उनके प्रोजेक्ट में जो है CSE वाले हेल्प करें। पैसा तो खैर सेकेंडरी मैटर रहता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इनोमिनेटर की। तो वहाँ पे है ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर काम करना चाहते हैं, इनोमिनेटर के लिए 3,300 रुपये के लिए इतने सारे पापड़ बेल के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो 3,300 रुपये के लिए अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़े, फिर ट्रेनिंग देना पड़े, फिर फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़े, फिर जाके आपको मतलब काम करना पड़े और फिर पेमेंट लेना पड़े, तो ये मेरे ख्याल से लगता है कि आप मेले में जाके अगर भूजा बेच लेंगे तो मेरे ख्याल से उतना आप ज़रूर कमा लेंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो इकोनॉमिक सेंसस 2019 के पे आउट स्ट्रक्चर के ऊपर। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।